स्पेसिफिक आंसर नहीं है, इसका आंसर होता है एक रेंज में, क्योंकि नीट 25 के बाद हमने देखा है पेपर अचानक से बहुत टफ आया, पर नीट 24 तक पेपर का लेवल ईजी टू मॉडरेट होता था। तो वो सारी चीज़ें हम ध्यान में रखें, और फिर नीट 25 में अचानक से पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ जाता है, वो भी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो हम नहीं कह सकते कि 26 में कैसा पेपर आएगा, ईजी टफ मॉडरेट कैसा भी पेपर आ सकता है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे ना, एक रेंज में सॉल्व करने। हेलो एवरीवन, तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आए हैं कि जो भी बच्चे नीट के लिए अपीयर कर रहे हैं उन्हें कितने टफ लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। इसका कोई भी आंसर नहीं है, एक स्पेसिफिक आंसर नहीं है, इसका आंसर होता है एक रेंज में, क्योंकि नीट 25 के बाद हमने देखा है पेपर अचानक से बहुत टफ आया, पर नीट 24 तक पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट होता था। तो वो सारी चीज़ें हम ध्यान में रखें, और फिर नीट 25 में अचानक से पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ जाता है, वो भी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो हम नहीं कह सकते कि 26 में कैसा पेपर आएगा, इजी टफ मॉडरेट कैसा भी पेपर आ सकता है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे ना, वो एक रेंज में सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एकदम जेई एडवांस के लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं और उसके अलावा हमने कोई क्वेश्चन ही नहीं किया, वो नहीं करना है। हमें एक रेंज में क्वेश्चन क्लियर करना है, क्योंकि हमारा बेसिकली गोल क्या है कि कुछ भी करके हमें अपना कट ऑफ क्लियर करना है, सो दैट हमें एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए जहाँ से हम अपना MBBS परस्यू कर सकें। कमिंग बैक टू द टॉपिक, सबसे पहले हम लेते हैं बायो। तो बायो में हमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? सबसे पहले सिंगल लाइनर सॉल्व करने हैं, क्योंकि हमने देखा है नीट में कई सालों तक सिंगल लाइनर क्वेश्चंस आए हैं, तो सिंगल लाइनर क्वेश्चंस हमें आने चाहिए। ओके, एंड देन नीट 24 में भी ऐसा देखा गया था, एंड 25 में भी, कि कई सारे क्वेश्चन है जो पूरे पूरे पैराग्राफ में है। आपने क्वेश्चन पढ़ा 7-8 लाइन का, और फिर ऐसा भी नहीं है कि ऑप्शन पढ़ते ही आपको पता चल गया कि यही आंसर है। आपको चारों के चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, फिर आप कहीं जाके क्रिटिकल थिंकिंग करके पता कर पाओगे कि अच्छा हाँ ये करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, इस पर टिक करते हैं। तो ये क्वेश्चन जनरली हार्ड नहीं होते, पर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आपको पैराग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करने आने ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो होता है ना, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने बायो में ही बहुत सारा टाइम दे दिया ये पैराग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे अटेम्प्ट करोगे, और आपको आते हुए भी आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप बड़े बड़े क्वेश्चंस कम टाइम में सॉल्व कर सको। यस, आपको पैराग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करने, उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस। बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं, वो डायरेक्टली NCERT के क्वेश्चंस नहीं होते। वो आपको ऐसा देंगे एग्जाम्पल कि ऐसा ऐसा था, आपको पता है कि हाँ हमारी NCERT में ये चीज़ दी हुई है और ये ऐसे ऐसे होती है। जैसे मान लेते कोई बायोमोलिक्यूल्स का एक क्वेश्चन है कि ये मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे वर्क कर रहा है, दैट्स इट। अब वो सेम क्वेश्चन आपको दूसरी कंडीशन में कन्वर्ट करके दे देंगे, और फिर आपको बोलेंगे कि बताइए अब क्या होगा। तो वहाँ पे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग वर्क करती है, क्योंकि नीट में 25 में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए हैं जहाँ पे बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ी है। जैसे वो फिग वाला क्वेश्चन था जो 25 में आया था कि फिग नॉन वेज है या वेज है। तो ऑफकोर्स वो क्वेश्चन अभी भी कॉन्ट्रोवर्सी में है, बट आई जस्ट वांट टू से कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस आने चाहिए। तो आपको क्या करना है बायो में, और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आने चाहिए। जैसे 12th में लास्ट के कुछ चैप्टर में है ग्रोथ रेट के क्वेश्चन दे दिया कि बीटल का ग्रोथ रेट इतना है, राइस का इतना है, रैट का इतना है। तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आने चाहिए। तो अपने बायो में क्या क्या करना है, सिंगल लाइन क्वेश्चंस, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। ओके, क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इज ऑल लाइक कि अगर आपको आता है तो सीधे सीधे मार्क्स पूरे के पूरे आपके हो जाएंगे। तो आपको वो करना है, दैट्स इट। नाउ इट कम्स टू केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जनरली जो बच्चे होते हैं ना, वो 2 जगह से पढ़ रहे होते हैं, एक ऑनलाइन कोचिंग, दूसरे ऑफलाइन कोचिंग। तो जो ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ते हैं उनके क्लास नोट्स में ही बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए होते हैं, क्योंकि मैं भी खुद ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ी थी, तो आई नो कि एक एक चैप्टर में 200-300 क्वेश्चन आराम से करा देते हैं। और नीट 25 के बाद टीचर्स का पढ़ाने का स्टाइल काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हुआ है। तो टीचर्स खुद टफ़ क्वेश्चंस क्लास में लेके आ रहे हैं, हर एक लेवल के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, सो दैट उनके बच्चों को कहीं भी बाहर ना जाना पड़े, क्वेश्चन खुद ही ना सर्च करने पड़े। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग जो टीचर्स खुद कर रहे हैं, सो दैट हमारा टाइम बचे। एंड इसलिए आपको कहीं पे भी रश करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको अपने क्लास के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराएं, क्लास नोट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आपको डेली की डेली DPP मिलती है, आप वो DPP सॉल्व कर लो। और एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी, दैट इज़ लास्ट 38 ईयर्स के नीट के पेपर सॉल्व कर लो, क्योंकि दिस हेल्प्स अ लॉट, क्योंकि वो सेम ऑर्गेनाइजेशन ने वो पेपर्स बनाए हैं
एंड हमें पता चलता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, नॉर्मल लेवल क्या है क्वेश्चन पूछने का। दैट्स इट। जो बच्चे ऑफलाइन जाते हैं उनके भी सेम आप क्लास नोट्स कर लो, क्लास नोट में जितने भी क्वेश्चन कराए वो कर लो। और उनमें ऐसा होता है, मतलब नॉट एवरीवेयर बट समवेयर, कि क्लास नोट में क्वेश्चन कम कराते हैं, तो उसको कंपनसेट करने के लिए टीचर्स मॉड्यूल सॉल्व करवा रहे हैं। तो आप अपने क्लास नोट और मॉड्यूल सॉल्व कर लो साथ साथ में। इतना कर लिया आपने, और सेम आप भी कर लो लास्ट 38 ईयर के नीट के पेपर्स। दैट्स इट। और ऐसा नहीं कि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो मॉड्यूल सॉल्व नहीं कर सकते, ऑफकोर्स आप भी कर सकते हो, बट द ओनली थिंग आई वांट टू से इज़ कि टाइम जो होता है वो कंस्ट्रेन होता है। मतलब टाइम हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ करना है, हमारे पास ऑलरेडी टाइम कम है। तो अगर आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो तो ही आप मॉड्यूल सॉल्व करना। दैट्स ऑल फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। नाउ इट कम्स टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेम करना है आपको, क्लास के क्वेश्चंस करने हैं। जो बच्चे ऑफलाइन जा रहे हैं वो क्लास के क्वेश्चंस और मॉड्यूल करेंगे, ऑनलाइन वाले क्लास के क्वेश्चंस और डीपीपी करेंगे। एंड लास्ट 38 ईयर के नीट के पेपर्स कर लेने। दैट्स इट। और इन सब में एक और चीज़ ये कि अगर आपको ऐसा लगता है कि JEE एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, तो आप JEE एडवांस के क्वेश्चन बाद में सॉल्व करना, आप पहले JEE मेंस के क्वेश्चन कर लो। दैट इज़ ऑल्सो लास्ट 2-3 ईयर्स के, उससे ज़्यादा पुराने नहीं। और एडवांस के क्वेश्चन सिर्फ वो बच्चे करना जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है और जो बहुत ज़्यादा ऐसे क्यूरियस है, जो कर सकते हैं और चीज़ें याद भी रख सकते हैं। तो यस, एडवांस के क्वेश्चन इज़ ऑप्शनल और JEE मेंस के क्वेश्चन भी ऑप्शनल है। पर अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हो, आपका सिलेबस हो गया है, रिविजन अच्छा खासा चल रहा है, तो आप मेंस के क्वेश्चन कर लो। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। और फिर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सेम, ऑनलाइन वाले क्लास नोट, डीपीपी, लास्ट 38 ईयर के नीट के पेपर, ऑफलाइन वाले क्लास नोट, मॉड्यूल्स और लास्ट 38 ईयर नीट के पेपर्स। एंड देन इट कम्स टू फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में ऐसा करना है क्योंकि फिज़िक्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ द नीट। क्योंकि बायोकेमिस्ट्री तो सब कर लेते हैं, पर फिज़िक्स इज़ लाइक, फिज़िक्स ही है जो कट ऑफ क्लियर करवाएगा भी और नहीं भी करवा सकता है। तो आपको फिज़िक्स में बहुत ध्यान रखना पड़ता है और उसमें बहुत सारे फार्मूलाज एंड इट्स ऑल अबाउट मैथ्स एंड सॉल्विंग। तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन का लेवल का ध्यान रखना है। तो सेम अपने क्लास नोट्स करो, मॉड्यूल करो, डीपीपी करो। जो ऑनलाइन जा रहे हैं वो क्लास नोट्स और डीपीपी करो, जो ऑफलाइन जा रहे हैं वो क्लास नोट्स और मॉड्यूल करो। एंड देन लास्ट 38 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स कर लो नीट के। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप JEE मेंस के पेपर कर लो लास्ट 2-3 ईयर्स के। एडवांस के पेपर इज़ ऑप्शनल। जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनको अच्छे से आता है, जिन्हें इंटरेस्ट है ज़्यादा और जिन्हें लगता है कि हाँ मैं याद रख सकता हूँ, वो बच्चे आप कर लो। एडवांस के पेपर्स भी आप सॉल्व कर लो। एंड अगर आपको मेंस के पेपर करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, एक तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, उसे रिवाइज़ करना है। कंप्लीट और रिवाइज़ करने के बाद आप करोगे बाहर के क्वेश्चन सॉल्व। तो बाहर के क्वेश्चंस में क्या आ रहा है, लास्ट 38 ईयर नीट के पेपर। लास्ट 38 ईयर नीट के पेपर करने के बाद आप JEE मेंस के पेपर्स पे आओगे। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते टाइम बहुत कम बचता है। तो अगर आप लास्ट 2-3 ईयर्स के JEE मेंस के पेपर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट जो 2026 में मेंस का एग्ज़ाम हुआ है, दैट इज़ जनवरी और अप्रैल में, जो 2 बार होते हैं 2 अटेम्प्ट्स में, वो क्वेश्चंस आप पक्का कर लेना क्योंकि उसके जैसे सिमिलर क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो बायो में क्या करना है हो गया, फिज़िक्स में क्या करना है, केमिस्ट्री में क्या करना है। केमिस्ट्री में हर एक सब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा अप्रोच अलग होता है, जिससे जो फिज़िकल केमिस्ट्री है वो फिज़िक्स की तरह होती है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ डिफरेंट थिंग। एंड जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो बायो की तरह होती है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और थोड़ा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्रिटिकल थिंकिंग करने की भी कोशिश करना कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कंपाउंड से ये कलर बनता है, ऐसा ऐसा, तो आप उसका थोड़ा ध्यान रखना। सो दैट्स ऑल। आपको इतना ही डिफ़िकल्टी लेवल का ध्यान रखना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप सबसे पहले टाइम देखना कि आपके पास टाइम कितना है, आपका सिलेबस कितना बचा है, आपका रिविजन कितना बचा है, उस हिसाब से चीज़ें डिवाइड करना और तो ही कोई चीज़ करना। ऐसे ही बिना कुछ भी कैलकुलेट किए बस लग मत जाना, थोड़ा सा कैलकुलेट करके करना, ओके। एंड द लास्ट थिंग विच आई वांट टू ऐड इज़ कि रिविजन और टेस्ट, ये 2 चीज़ है जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल सकती है। तो आप अपने रिविजन पे फोकस करना और टेस्ट देते रहना साथ साथ में, बस क्योंकि टेस्ट का टेम्परामेंट आपका बना रहेगा तो वहाँ जाके घबराओगे नहीं एंड आप कर लोगे, बस बहुत अच्छे से कर लोगे।
सो येस, दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड. अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व इट. एंड थैंक यू सो मच.